Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes. Okay, so class, we are studying lesson number 3 in history, and in lesson number 3 we have already completed many topics and now we will move further. तो बच्चों आज हम लोग लेसन नंबर 3 में जो कि जिसका क्या था हेडिंग लेसन नंबर 3 का रूरल इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ ऑन पेज नंबर 42. सो एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 42. ओके, तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया था कि न्यू एग्रेरियन पॉलिसीज़ थी, उसने किस तरीके से एडवर्सली इफेक्ट किया था हमारे पूरे इंडियन इकोनॉमी को. ओके, सो दिस वाज ऑल क्लियर इन द पास्ट क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो क्या लिखा है बच्चों? रिजल्ट्स ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, कि खेती जो करवाई गई वो सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स के लिए करवाई जाती, तो उसका रिजल्ट क्या आया. देखो, पहला रिजल्ट क्या था? डिसरप्शन ऑफ विलेज इकोनॉमी. अब विलेज इकोनॉमिक में सब तबाही मच गई. कैसे? पहले क्या होता था, जब कमर्शियलाइजेशन नहीं था एग्रीकल्चर का, तो इंडियन विलेजेस के पास इतना फूड होता था सेल्फ सफिशिएंट कि वो अपना पेट पाल सकते थे, अपने परिवार का पेट पाल सकते थे. ठीक है, वट एवर दे प्रोड्यूस वुड बी एनफ टू मीट देयर एज वेल एज देयर फेलो विलेजर्स नीड. ठीक है, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उससे वो लोग गांव का मतलब पेट भर जाता था. लेकिन जब कमर्शियल एग्रीकल्चर इतनी तेज़ी से ग्रो करवाने लगे, ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती फोर्स करके हमारे इंडियन फार्मर्स को, और कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन से थे? कैश क्रॉप, जो कि कॉटन हो गया, इंडिगो, जूट, शुगर केन. ठीक है, तो इनका जो है इंक्रीजिंग इनका ग्रोन अप करवाने लगे, तो लोकल नीड्स जो था इसमें वो क्या हो गया? इग्नोर हो गया. मतलब लोकल पीपल वहाँ पे जो लोग थे उनकी जो ज़रूरत थी उसको इन लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया. बहुत सारे गांव में क्या हुआ? खाने की क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई, खाने की एकदम दुर्लभ हो गया खाना मिलना. और इस तरीके से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ने विलेज इकोनॉमी को तहस नहस करके रख दिया. हिस्ट्री रिवील्स after the obtainment of the Diwani right in Bengal, English East India Company administered an economy that systematically exported India's wealth to England. The amount of this wealth was tens of millions of pounds by the late 18th century. तो जब दीवानी राइट्स मिल गई थी बंगाल में ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके बाद हमने आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुकी है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से हमारे देश से पूरा का पूरा वेल्थ वो किस तरीके से इंग्लैंड ट्रांसफ़र कर रहे थे, है ना. पूरा अनाज पानी हर तरीके से आप देख सकते हो कि कितने सारे मसाले हो गए और कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वो इतना सस्ता दाम पे इंडियन फार्मर से ख़रीद के और ले आकर के एक्सपोर्ट कर देते थे इंग्लैंड में, और वहाँ से वो फिर अदर नेशंस में बेचते थे और वो ह्यूज प्रॉफिट उस पर कमाते थे. तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि अमाउंट जो था वेल्थ का जो उन लोगों ने कमाया वो कितना था? टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स. 18th सेंचुरी तक आते आते टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स. अब पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड कितना होता है? और 10 मिलियन को उस पाउंड में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका. इतना वो लोग पैसा कमा चुके थे. बहुत ह्यूज नंबर ऑफ मनी है ये. चलो, दूसरा हो जाएगा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. ये मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स अब बढ़ने लगे, तो फिर क्या हुआ? उसमें भी डिसरप्शन ऑफ विलेज इकोनॉमी होगा. एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कौन थे? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स जो न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्यों उभर के आए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो थी उससे क्या होता था, ज़मींदार से अगर वो पैसा नहीं दे पाते थे ऑफिसर्स को, तो ऑफिसर्स उनसे सारे ज़मीन को हथिया लेते थे और नए नए लैंडलॉर्ड्स को दे देते थे. और ये नए लैंडलॉर्ड्स कौन थे? अंग्रेज़ होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ज़मीन खरीदने की हैसियत जो होगी वो किसके पास होगी? सिर्फ अंग्रेज़ों के पास होगी. इंडियन इकोनॉमी तो चरमरा चुकी है, इंडियन लोगों के पास पैसे थोड़ी ना थे. चलो, तो दीज लैंडलॉर्ड्स स्पीडेड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स. अब ये जो नए नए एब्सेंटी लॉर्ड जन्म ले लिए, उसके बाद इन्होंने भी कमर्शियलाइजेशन कर दिया, और क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको तो बस कमर्शियलाइजेशन से मतलब है लोकल नीड जाए भाड़ में. चलो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये भी समझा चुके थे हम कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी ज़मीन थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के रह गई. ठीक है ना, क्योंकि ज़मींदार जो थे अगर वो नहीं दे पाते थे पैसा, तो अब जितने अगर कोई बहुत भारी ज़मीन थी
उसमें से अगर थोड़ा सा वो पैसा नहीं दे पाया तो थोड़ी ज़मीन ही ब्रिटिश के अंडर में जाएगी ना। तो इस तरीके से वो लेके गया, फिर अगली बार फिर थोड़ा सा लेके गया, ऐसे ऐसे करके फ्रेगमेंटेशन हो गया, टूट गई ज़मीन, मतलब बड़ी ज़मीन जो थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई। और earlier they had been acting merely as the revenue collectors, but now the land under their ownership began to be divided among sons। और ज़मींदार के जो उनका जो हेरिडिटरी था, फिर एक ज़मींदार थे, उनके 4 बेटे हुए, तो वो ज़मीन जो थी वो 4 बेटों में बट गई। इस तरीके से फिर 4 बेटों के 4 बेटे हुए, तो इस तरीके से वो 16 टुकड़ों में बट गई। तो इस तरीके से आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया। हिस्ट्री रिवील्स अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड इन खाबरा खान विलेजेस, कलान विलेजेस village in the third result of India has revealed that the land holding size is halved ever 20-30 years due to the fragmentation of land holdings। तो एक recent study कंडक्ट किया गया था कहाँ पे, खबरा कलान विलेज में, जो कि थर्ड रिजल्ट में इंडिया का है ना, सबसे गर्म रेगिस्तान है इंडिया का। इसमें क्या पता चला कि लैंड होल्डिंग साइज जो थी, मतलब जितना ज़मीन हुआ करता था वो लगभग आधी हो गई 20 से 30 सालों के बीच में, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स की वजह से टुकड़ों में बढ़ती गई ज़मीन, इस वजह से। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, कमर्शलाइजेशन ने कुछ कमर्शलाइजेशन की वजह से क्या पॉजिटिव इफेक्ट आया। अब देखो, ग्रोथ ऑफ कैश क्रॉप्स ने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव किया कल्टिवेटर्स के, क्योंकि जब इस कैश क्रॉप्स को वो ले जा करके बेचते होंगे तो ज़रूरी है कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट होता होगा। चलो, कंपल्शन ऑफ सेलिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द सिटी टर्न्ड आउट टू बी बेनिफिशियल फॉर देम in the sense that it broadened their outlook and they could now buy new things and enjoy the fruits of modernization। अब क्या हुआ कि अगर ये लोग सामान लेकर के, जो कैश क्रॉप्स थे, ये लोग जाते थे सिटीज़ वगैरह में बेचने के लिए, तो जब ये लोग जाते थे शहर में इंडियन फार्मर्स, तो देखते थे कि भाई सिटी में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का रहना सहना कैसा है, वहाँ का स्टेटस ऑफ लिविंग कैसा है, और वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें, वेराइटी ऑफ चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। तो फिर इन लोगों को ऐसा लगता था, कह रहे भाई इस जगह के, इस चीज़ की जगह पे हम ये भी इस्तेमाल करके अपना काम निकाल सकते हैं, और मॉडर्नाइजेशन एक उनके अंदर आने लगा। चलो, कमर्शलाइजेशन ने और क्या प्रमोट किया, मिक्सिंग ऑफ रूरल एंड अर्बन पीपल। अब क्या हुआ, ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते थे और जो लोग शहरी इलाके में रहते थे, वो दोनों आपस में इंटर मिक्स होने लगे, क्योंकि गाँव से लोग सामान लेकर के शहर में बेचने जाया करते थे, वो शहर के लोगों से देखा करते थे, मिला करते थे, बातें किया करते थे। तो इस तरीके से जो डिफरेंस थी दोनों के बीच में, अर्बन और रूरल पीपल के बीच में, वो धीरे धीरे क्या हुआ, ख़त्म होने लगा और इंटर मिक्सिंग का दौर आ गया। चलो, अब एडवांटेजेस तो थे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के, लेकिन ये भी एडवांटेजेस जो थे, इसमें भी बहुत ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। जब भी कल्टिवेटर्स सफ़र करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको कोई भी हेल्प नहीं देते थे इंडियन फार्मर्स को, ताकि वो मॉडर्नाइज कर सके एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव कर सके अपनी कंडीशन को। ठीक है, तो इस वजह से पीजेंट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते थे, बहुत प्रॉब्लम में आ जाते थे। और इस तरीके से जब इतनी बुरी त्रासदी आ गई हमारे देश में, बंगाल में आपने देखा फेमाइन आ गया, पीजेंट्स का इतना बुरा हाल हो गया, ब्रिटिशर्स ने एकदम अपने पैरों के तले कुचल के उनको रख दिया। तो हमने आप लोगों को पहले ही या दूसरे क्लास में बताया था कि जब भी हम किसी के साथ अत्याचार करेंगे तो वो कुछ दिन सहेगा, लेकिन अंत में जब उसका नाक पे से पानी ऊपर उठने लगेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो तबाही मचा के रख देगा, फिर वो क्या करेगा, रिवोल्ट, प्रोटेस्ट करेगा ना। तो अब ये जो पीजेंट्स थे, अब ये क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, तो आ जाएंगे पीजेंट्स रिवोल्ट पे। चलो, तो इसमें यही लिखा है कि हार्श रेवेन्यू लॉज जो थे उसने इंडियन पीजेंट्स के अंडर में क्या किया। ठीक है, तो क्या हुआ, पीजेंट रिवोल्ट्स में अब पीजेंट्स ने रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो ऐसा आप लोगों ने समझ लिया कि जो ये पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, उसने प्रॉब्लम में डाल दिया। ठीक है, चलो, तो इन मैनी प्लेसेस दीज पीपल ग्रुप टुगेदर एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट दी लोकल अथॉरिटीज, सम ऑफ दीज रिवोल्ट्स आर डिस्क्राइब्ड अहेड। तो बहुत जगहों पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया अगेंस्ट होम, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो आगे बढ़ेंगे। चलो, रिवोल्ट बाय द पीजेंट्स, सन्यासीज एंड फकीर्स। तो रिवोल्ट किसके किसके बीच में हुआ, अरे किसके किसके बीच में कह रहे हैं, किसने किसने किया, पीजेंट्स, सन्यासीज और फकीर्स ने किया। देखो फोटो देख लो, अब पेंटिंग शोइंग द सन्यासी रिबल्स। चलो, बंगाल में ब्रिटिश रूल पूरी तरीके से क्या, पूरी तरीके से फैल गया था, ब्रिटिशर्स का हर जगह कब्जा हो गया था। पीजेंट रिवोल्ट फिर इसी में ब्रोकआउट हुआ, और इसको किसने, पीजेंट रिवोल्ट को किसने लीड किया, सन्यासी और फकीर ने। दिस रिवोल्ट स्प्रेड टू सेवरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था, अंडरलाइन कर लो, ईस्टर्न इंडिया में,
ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा ये फैला। द पीजेंट्स, सन्यासीज एंड फकीर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज आर्म्ड ग्रुप्स। तो पीजेंट्स जो थे, सन्यासी थे और फकीर, उन्होंने क्या अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, कुछ छोटी टुकड़ी में आ गए, कुछ बड़े बड़े आर्म्ड ग्रुप बना लिया, और इन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को क्या करना शुरू कर दिया, हैरेस करना, उनको पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। वन सच ग्रुप हैड अप टू 50,000 मेंबर्स। एक ग्रुप में लगभग 50,000 लोग हुआ करते थे। दे इन्फ्लिक्टेड डिफीट ऑन द ब्रिटिश ट्रूप्स सेंट टू सप्रेस देम। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ट्रूप्स इनको सप्रेस करने के लिए भेजा जाता था ऑफिसर्स की तरफ से, कि सेना की टुकड़ी जो भी ब्रिटिशर्स की भेजी जाती थी, इनको दबाने के लिए उन्हीं के ऊपर ये लोग लाठी चार्ज करते थे और उनको पकड़ पकड़ के दे मार करते थे, दे धनाधन। चलो, द रिवोल्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 30 ईयर्स। 30 साल तक ये रिवोल्ट चला। एंड ब्रिटिश हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सप्रेस इट। और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट पुटअप करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए। ये हो गया आपका पीजेंट्स, सन्यासी और फकीर्स के द्वारा किया गया रिवोल्ट। अब आ जाओगे रिवोल्ट बाय द रामोसीस पीजेंट्स। अब रामोसीस पीजेंट्स कौन थे? 1822 में एक और रिवोल्ट हुआ, कहाँ पे? चित्तूर, सूरत और सतारा में। ये किसने शुरू किया? रामोसिस पीजेंट्स ने शुरू किया था। और क्यों शुरू किया था? बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू अगेंस्ट विच वॉज ब्रिटिशर्स हैड इम्पोज्ड ऑन देम। तो ब्रिटिशर्स ने जो हैवी रेवेन्यू असेसमेंट किया था, उसके खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। किसने किया? रामोसिस पीजेंट्स ने। तो इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट हैड टू यूज़ फोर्स एज वेल एज डिप्लोमेसी टू सप्रेस दिस रिवोल्ट। अब हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ब्रिटिशर्स जो थे, ये डिप्लोमेसी इनका सबसे बड़ा हथियार था, है ना। ये बहुत चालाकी से क्या काम करते थे कि पहले तो ये सब जोर आजमाएंगे, और जब जोर आजमाने पे कुछ नहीं कर पाते थे तो फिर उसके बाद ये डिप्लोमेसी, चालाकी करते थे, और कभी किसी को अपने साइड में कर लेंगे, फिर उसके साथ धोखा कर देंगे, इसी तरीके का काम ये सब करते थे। तो यहाँ पे भी इसने क्या किया? पहले क्या किया? इसने फोर्स का इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स ने, कि इसको दबाओ, ब्रिटिश सोल्जर्स को भेजा। और उसके बाद अगर ये लोग नहीं काम आए तो फिर क्या किया? डिप्लोमेसी का सहारा लिया, ठीक है, चालाकी किया। इसने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इट एम्प्लॉयड अ नंबर ऑफ रिबल्स इन द पुलिस फोर्स एंड ऑफर्ड मैनी अदर लैंड ग्रांट्स। तो ढेर सारे पुलिस फोर्स में जो रिबल्स थे, जो लोग लड़ाई छेड़ रहे थे इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको क्या दी? नौकरी दे दी। पुलिस फोर्स में उनको जगह दे दिया, नौकरी दे दी। अब नौकरी मिल गई तो रिबल्स शांत बैठ जाएंगे, कहीं कह रहे हैं हम तो कमाने ही लगे। और इंडिया में हमेशा से ही सेल्फ जो सेंटर्ड वाली प्रवृत्ति रही है ना, वो हमेशा रही है, सेल्फिशनेस, कि पूरे देश के लिए मर मिट जाना बहुत ही कम लोगों में दिखाई पड़ता है ना। अपना अगर नौकरी लग गई, खाने पीने लगे, तो अब जो भी देश में हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। चलो, ऑफर्ड मैनी अदर लैंड ग्रांट्स, और ढेर सारे लैंड ग्रांट्स को दे दिया। तो इस तरीके से इनका रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। रिवोल्ट ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा में हुआ था, इसके बारे में जानोगे। 1835 में क्या हुआ? गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में भी पीजेंट रिवोल्ट हुआ, और वो किसके लीडरशिप में हुआ? धनंजय के लीडरशिप में। मतलब लीडर कौन था? धनंजय। रिबेलियस पीजेंट्स ने क्या किया? ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ लड़ाई की, सेवरल ओकेजन्स पे बहुत बार लड़ाई की। रिवोल्ट फिट्स एंड स्टार्ट्स में कंटिन्यू रहा, मतलब होता, फिर कुछ दिन के लिए रुक जाता, फिर होता, फिर रुक जाता। और बाद में इसको कैसे सप्रेस किया? बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल मिलिट्री कैंपेन। तो मिलिट्री कैंपेन भेज दिए ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस करने के लिए। अदर पीजेंट रिवोल्ट्स में आ जाओगे। अदर पीजेंट रिवोल्ट्स भी इंडिया में हुए, जैसे कि 1842 में क्या हुआ? सागर रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ ए बुंदेला लैंडलॉर्ड नेम मधुकर। तो बुंदेला लैंडलॉर्ड थे जिनका नाम था मधुकर, उनके अंडर में सागर रिवोल्ट हुआ। इन्होंने क्या हुआ? पुलिस ऑफिशियल्स को मार दिया, लूटा उनको, ठीक है, प्लंडर किया मैनी टाउन्स में, मतलब बहुत सारे शहरों में जा करके ये सब धन और जो माल था उसको लूटने लगे। रिबेल्स को किसने ज्वाइन कर लिया? इन्हीं रिबेल्स को ज्वाइन कर लिया गोंड ट्राइबल्स ने, ठीक है। और लगभग 1 साल लगे इस रिवोल्ट को दबाने में। 1844 में क्या हुआ? एक और वाइड स्प्रेड रिवोल्ट था, जो कि कोल्हापुर और संतावादी स्टेट्स में जन्मा, नियर द बाउंड्री ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो डिसीजन लिया था कि लैंड रेवेन्यू को और हम लोग हाइक कर देंगे, मतलब टैक्स हम लोग और बढ़ा देंगे, इसकी वजह से ये वाला रिवोल्ट हुआ। पीजेंट्स जो थे, जो खानदेश में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो पीजेंट्स थे, इन्होंने
प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द इंक्रीज ऑफ लैंड टैक्स और इस वजह से न्यू लैंड सेटलमेंट को लाना पड़ा। 1846 टू 47 में क्या हुआ, पीजेंट अपराइजिंग, और कहाँ पे उपद्रव मचाने लगी, करनाल में। साउथ इंडिया में भी नंबर ऑफ पीजेंट रिवोल्ट्स होने लगे, जैसे कि 1836 से 1854 के बीच में देखोगे तो 22 रिवोल्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द मोपला पीजेंट्स ऑफ मालाबार। अब मोपला पीजेंट्स जो थे ये मालाबार में थे, नॉर्थ केरल में, वहाँ पे इन लोगों ने लगभग 22 रिवोल्ट्स किए। तो देखो गोंड ट्राइब्स, ये ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गोंड ट्राइब्स। चलो, अमंग द वेरियस पीजेंट रिवोल्ट्स कुछ और रिवोल्ट्स में हुए जो कि रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए थे। जैसे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स मतलब जो कि धर्म से रिलेटेड थे। जैसे बारासात बंगाल में क्या हुआ, पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया किसके अगेंस्ट में, ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स एंड द ब्रिटिश। अब जमींदार भी पीजेंट्स पे धावा बोलते थे, उनको सप्रेस करते थे, और ब्रिटिशर्स भी पीजेंट्स को एकदम बर्बाद करके छोड़ चुके थे। तो ज़मींदार्स और पीजेंट्स के दोनों ही के अगेंस्ट इन लोगों ने बारासात बंगाल में क्या कर दिया, रिवोल्ट छेड़ दिया। रिवोल्ट कब से कब तक चला, 1838 टू 1848, मतलब 10 साल तक चला। दूदू मियाँ जो थे इस रिवोल्ट के लीडर थे। इनका क्या मानना था, इनकी ये डिमांड थी कि हम लोग लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे और इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। अभी इंडिगो की खेती के बारे में हम लोग केस स्टडी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकी मांग क्या थी, इनकी डिमांड क्या थी कि हम लोग लैंड रेवेन्यू नहीं पे करेंगे और इंडिगो खेती नहीं करेंगे। रिवोल्ट जो था ये लार्ज पार्ट ऑफ बंगाल में बहुत तेज़ी से ये रिवोल्ट फैल गया। आगे बढ़ोगे, चलो, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी इंडिगो एंड दी ब्लू रिबेलियन, 44 पेज नंबर पे। चलो बच्चों, केस स्टडी जो इंडिगो और ब्लू रिबेलियन का है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 पेजेस हैं और इसको फिर हम लोग फिनिश कर देंगे। अभी शुरू करेंगे तो वो एंड नहीं हो पाएगा और टाइम आपका हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। और बच्चों ध्यान से ये चीज़ें देखो कि सारे बच्चों वीडियो देखो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, इसको बनाने में एनर्जी वेस्ट होता है। और इतनी मेहनत अगर हम आपके लिए कर रहे हैं कि इतना वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग उसको देख करके और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। चलो, थैंक यू।